नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 79 टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के जो सारे सेक्शंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमने जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे उन्हीं सेक्शंस को नहीं देखा है। यदि आप चाहते हैं तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट में लिख कर कहिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि 79 क्या कहता है। जब तक कि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक। इसमें ये बात की गई है कि यदि भविष्यवर्ती उधारों को वचनबद्ध के पालन को या किसी चालू खाते की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए किए गए किसी बंधक में वह अधिकतम रकम अभिव्यक्त है जो तद्वारा प्रतिभूत की जानी है, तो उसी संपत्ति का कोई पार्श्विक बंधक यदि वह किसी पूर्विक बंधक की सूचना होते हुए भी किया गया है, उस अधिकतम से अधिक उन सब उधारों का विकलनों की बाबत यद्यपि वे पार्श्विक बंधक की सूचना होते हुए दिए गए अनुज्ञात किए गए हों, उसी संपत्ति का पार्श्विक बंधक पूर्विक बंधक के मुकाबले में मुलतवी रहेगा। इसको एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। जैसे जेड नामक कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को ए के पास बंधक करता है। ठीक है, ए से कहता है कि आप मुझे ये स्थावर संपत्ति है, इस स्थावर संपत्ति पर क्या कीजिए, मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, जेड ए से कहता है आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। ये तैयार हो जाता है। ठीक है, जेड कहता है कि मुझे फ़िलहाल ज़्यादा रुपए की नहीं, आप सिर्फ मुझे आज 20 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी के जो 30 लाख हैं आप मुझे बाद में दे देना। ए कहता है ठीक है, मैं बाद में दे दूँगा। याद रखिएगा, इसमें जो रकम है वो पहले निर्धारित हो जानी चाहिए, पूर्विक। ठीक है, जब पहले बंधक किया जाता है उसमें जो दोबारा रकम मंगाई जानी है वह तभी प्रभावी होगा इस सेक्शन पर जब वो उसमें रकम है जो पहले निर्धारित हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ तक की तो आपको कहानी समझ में आ गई कि ए जो जेड है ए के पास अपना बंधक रखता है और 20 लाख रुपए ले लेता है और 30 लाख बकाया छोड़ देता है। 50 लाख के लिए बात हुई थी। अब क्या करता है, ए को लगता है कि उसे फिर से पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो इसी संपत्ति पर क्या करता है, बी को बंधक कर देता है। ठीक है, एक ही संपत्ति पर उसने क्या किया है, बी को बंधक कर दिया है। अब बी से उसने 10 लाख रुपए ले लिए हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए ले लिए हैं, परंतु जब बी को बंधक किया गया था तो बी को इस बात की जानकारी थी कि ये जो पहले इस संपत्ति पर पहला बंधक हो चुका है, क्योंकि यदि उसे जानकारी नहीं होगी तो वो 78 में चला जाएगा, तो वह कपट द्वारा वगैरह हो जाएगी बातें। पर उसे जानकारी थी बी को कि इस संपत्ति पर बंधक हो चुका है, फिर भी वह उसके लिए पैसे दे देता है। ठीक है, पहले ए के पास किया गया था, फिर बी के पास किया गया, अब उसे फिर से जेड को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो क्या कहता है, फिर वो आता है इसी ए के पास और कहता है कि आपके पास जो मेरे 30 लाख बाकी रुपए थे आप फिर से मुझे दे दीजिए। तो 48 का ये अपवाद है 79, क्योंकि जो 48 है वो क्या बात करता है, 48 कहता है कि यदि जो कोई पहले आएगा वो पहले लेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले ए का उस संपत्ति पर भार होगा, ए के बाद बी और बी के बाद सी, तो उसको ये विफल करती है। मतलब 48 का ये अपवाद है पूर्विकता के नियम का, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि यदि रकम पहले शोध्य हो जाती है और जो दूसरा व्यक्ति है फिर उस संपत्ति पर बंधक देता है और जिसे जानकारी थी, जानकारी होते हुए मतलब बी को यहाँ पर जानकारी थी, फिर भी वो बंधक करता है संपत्ति पर और पैसे देता है, तो ये जो बी है इसका क्या होगा, इसका पूर्विक हित नहीं होगा, इसका पार्श्विक हित होगा। पहले पूरा पैसा किसका चुकाया जाएगा, पहला जो है ए का चुकाया जाएगा, क्योंकि भले ही उसने पहले 20 लाख रुपए लिए थे और 30 लाख बाद में लिए थे, पर यहाँ पर रकम पहले ही शोध्य हो चुकी थी। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रकम पहले शोध्य हो जानी चाहिए, फिर वह रकम को भले ही वो अंशों में भी लेता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 79 अप्लाई होगी। और जिसने पहले दिया था, जो यदि रकम पहले हो चुकी है निर्धारित, तो उसका पहले हित होगा। यदि संपत्ति बेची जाती है तो संपत्ति पर पहला हित किसका होगा, ए का होगा और फिर उसके बाद बी का होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।